सन 2022 में श्रद्धा नाम की एक लड़की को 35 टुकड़ों में काटा गया था। इस घटना के बारे में 90% लोगों को जानकारी है, क्योंकि उस समय यह केस बहुत ज्यादा चर्चा में था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे केस पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में 90% लोग नहीं जानते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अनुपमा की। अनुपमा एक ऐसी महिला थीं जिन्हें 72 टुकड़ों में काटा गया था। सन 2010 में उनकी हत्या कर शव को डीप फ्रीजर में रख दिया गया था। इस वीडियो के अंत में मैं आपको श्रद्धा केस से जुड़ी एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरुआत से जानते हैं देश और दुनिया की काली सच्चाई। सन 1999 में दिल्ली की रहने वाली अनुपमा की शादी देहरादून के निवासी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी से हुई थी। यह एक अरेंज मैरिज थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पहले से अच्छी तरह जान चुके थे। इनकी पहली मुलाकात तब हुई थी जब राजेश गुलाटी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दिल्ली आए थे। पहली मुलाकात में ही दिल्ली की रहने वाली अनुपमा और राजेश के बीच प्यार हो गया। इसके बाद उन्होंने शादी की और शादी के बाद अमेरिका चले गए। शुरुआत में इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था। नई शादी के बाद जब वे अमेरिका पहुंचे तो दोनों ने वहां काफी एंजॉय किया। लेकिन जैसे ही वे सेटल हुए, राजेश गुलाटी ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वह एक रूटीन में बंध गया, सुबह ड्यूटी पर जाना और शाम को घर वापस आना। समय बीतने के साथ दोनों के बीच थोड़ा थोड़ा तनाव बढ़ने लगा। एक बार अनुपमा ने राजेश से कहा कि उसे भी नौकरी करनी है, क्योंकि जब वह नौकरी पर जाते हैं तो वह घर पर अकेली रहती हैं और बोर हो जाती हैं। अनुपमा ने सुझाव दिया कि वह भी काम करना चाहती है। इस पर राजेश ने नाराजगी जताई और साफ मना कर दिया। फिलहाल अनुपमा ने इस पर कुछ नहीं कहा और शांत रही। लेकिन समय बीतने के बाद उन्होंने फिर से यह प्रस्ताव राजेश के सामने रखा। राजेश ने वही बात दोहराई और फिर से साफ इनकार कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर दोनों के बीच तनाव और बढ़ने लगा। तनाव इतना बढ़ गया कि उनके रिश्ते तार तार होने को थे। हालांकि दोनों ने मिलकर फैसला किया कि उनके बीच की कड़वाहट को खत्म किया जाए और अपने परिवार को आगे बढ़ाया जाए। इस फैसले के अनुसार 1 साल बाद अनुपमा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। फिर पूरे 6 साल बाद यानी सन 2006 में वे भारत वापस लौट आए। भारत लौटने के बाद पहले तो राजेश गुलाटी अपने परिवार को देहरादून वाले घर पर लेकर गया। कुछ समय बीतने के बाद उसने अपने परिवार को एक किराए के फ्लैट में शिफ्ट कर दिया, जो उसी क्षेत्र में था। इसके बाद वह खुद एक अच्छी नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। राजेश की यह तलाश कोलकाता में जाकर पूरी हुई, जहां उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वहीं उसकी पत्नी अनुपमा अपने 2 बच्चों के साथ देहरादून में रह रही थीं। फिलहाल दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। समय बीतता गया और वे एक दूसरे से कॉल पर बातचीत करते थे। कभी कभी मेल पर भी बात कर लिया करते थे। हालांकि समय के साथ उनकी कॉल पर होने वाली बातचीत में नोकझोंक शुरू हो गई। यह नोकझोंक धीरे धीरे लड़ाई में बदलने लगी और उन्हें भी पता नहीं चला कि यह सब कब इतना गंभीर हो गया। आखिरकार यह झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अब राजेश गुलाटी को अपनी सैलरी से प्रति माह 2 लाख रुपए निकालकर अनुपमा को खर्चे के तौर पर देने होंगे। सन 2010 का नवंबर का महीना था और यही वह समय था जब उनकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अनुपमा अचानक से हर किसी से बात करना बंद कर देती है, यहां तक कि अपने माता पिता और भाई से भी। अगर वह कभी बात करती भी थीं, तो केवल मेल के माध्यम से, और वह भी गिने चुने लोगों से, जैसे उनके माता पिता, भाई और कुछ निजी जानने वाले। इस बीच राजेश गुलाटी कोलकाता से देहरादून के उस फ्लैट पर वापस आ चुका था। अनुपमा के माता पिता और भाई दिल्ली के रहने वाले थे। 1.5 महीने के दौरान न तो वे अनुपमा से मिल पाए, न ही उनकी कॉल पर कोई बात हो पाई। इस स्थिति ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। अगर कभी मेल पर थोड़ी बहुत बातचीत हुई भी तो वह भी नाम मात्र की थी। दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन अचानक अनुपमा के भाई को एक मेल प्राप्त हुआ। उस मेल में लिखा था, भाई अब मुझसे संपर्क करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, मैं अब कभी घर वापस नहीं लौटूंगी। इस मेल को पढ़ने के बाद अनुपमा के परिवार वाले और अधिक चिंतित हो गए। वह पहले से ही 2 महीने से अनुपमा की अनुपस्थिति से परेशान थे और अब इस तरह का मेल प्राप्त होना उनके लिए किसी आम बात की तरह नहीं था।
इसलिए अनुपमा का भाई पुलिस की मदद लेने का निर्णय करता है। अनुपमा का भाई पुलिस के पास जाने से पहले राजेश गुलाटी के घर यानी अनुपमा के ससुराल जाता है। वह सोचता है कि मेल को राजेश गुलाटी को दिखाएगा और दोनों मिलकर अनुपमा को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजेश गुलाटी अनुपमा के भाई यानी अपने साले को घर में घुसने तक नहीं देता। वह इधर उधर की बातें करता है जिससे अनुपमा के भाई को उस पर शक होने लगता है। वह सोचने लगता है कि कहीं अनुपमा की गुमशुदगी के पीछे राजेश का ही हाथ तो नहीं है। हालांकि वह वहां से चुपचाप लौट जाता है और पास के थाने में जाकर पूरी बात बताता है। वह पुलिस को बताता है कि कैसे उसकी बहन से अचानक संपर्क टूट गया। न तो कॉल पर बात हो पाती है, न ही उसका नंबर लग रहा है, और अगर मेल पर बात होती भी है तो वह नाम मात्र की होती है। यह सब सुनकर पुलिस थोड़ी गंभीर हो जाती है। इसके बाद 12 दिसंबर को अनुपमा का भाई पुलिस को लेकर राजेश गुलाटी के घर पहुंचता है। वहां पुलिस राजेश से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान राजेश इधर उधर की बातें करता है और काफी नर्वस दिखता है। उसकी हरकतों से पुलिस को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत राजेश गुलाटी के घर की तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान घर के एक बंद दरवाजे को खोला गया। उस दरवाजे के पीछे एक डीप फ्रीजर रखा हुआ था। जैसे ही पुलिस ने उस डीप फ्रीजर का ढक्कन खोला, उन्हें अंदर करीब 35 काले रंग के पॉलिथीन बैग भरे हुए दिखाई दिए। उसी समय अनुपमा का भाई भी वहां मौजूद था। वह फ्रीजर से एक पॉलिथीन बैग निकालता है और उसे खोलकर देखता है। जैसे ही वह बैग खोलता है, उसे अंदर एक सिर दिखाई देता है। यह सिर उसकी बहन अनुपमा का था। सिर को देखते ही वह सन्न रह जाता है और जोर से चिल्लाता है, यह तो मेरी बहन है। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, लेकिन कई सवाल उठ खड़े हुए थे जिनका जवाब मिलना जरूरी था। जब सभी पॉलिथीन बैगों की जांच की गई तो पता चला कि अनुपमा के शरीर के कई हिस्से गायब थे। सवाल यह था कि वे हिस्से कहां गए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजेश गुलाटी पर मुकदमा दर्ज किया। इसके साथ ही उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान राजेश गुलाटी ने इस भयानक घटना के पीछे की सच्चाई को बयान किया। यह सच में काफी हैरान करने वाला है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। यार, क्या कर रहे हो? एक वीडियो को रिसर्च करके बनाना और सही आउटपुट आपके सामने लाना, इसमें सच में बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगता है। तो सीरियस बनो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मुझे लगता है आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, है ना? दरअसल उसने बताया कि जब उनकी शादी सन 1999 में हुई थी, कुछ समय बाद ही राजेश को अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिल गई। इसके बाद दोनों अमेरिका चले गए। अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने वहां काफी एंजॉय किया। समय के साथ दोनों वहां सेटल हो गए। सेटल होने के बाद राजेश ने अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। वह सुबह नौकरी पर जाता और शाम को घर लौटता। इस तरह उनका समय बीतने लगा। फिर एक दिन अचानक उसे पता चला कि उसका एक दोस्त जो वहां मौजूद था, उसकी पत्नी के साथ बातचीत करता था। उसकी पत्नी भी उस दोस्त में काफी दिलचस्पी दिखा रही थी। इन घटनाओं के चलते दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। हालांकि समय के साथ उन्होंने अपने रिश्ते को संभाला और इसे एक नया रूप दिया। कुछ समय बाद अनुपमा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। उस समय उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन अचानक राजेश की नौकरी अमेरिका में चली गई। इस कारण उन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। भारत लौटने के बाद राजेश के लिए यह जानना काफी हैरानी की बात थी कि आगे क्या हुआ। राजेश को पता चलता है कि उसकी पत्नी अनुपमा आज भी उसके दोस्त से चोरी छिपे बातें करती है। फिलहाल नौकरी की तलाश में राजेश को कोलकाता जाना पड़ता है। कोलकाता पहुंचने के बाद उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जो उसे अपना दुख सुनाती है। वह बताती है कि उसका पति उसके साथ बेरहमी से पेश आता है, दारू पीकर उसे मारता पीटता है और टॉर्चर करता है। यह सब सुनने के बाद राजेश के अंदर मानवता जागती है, लेकिन यह मानवता उसे उस महिला से प्यार करने पर मजबूर कर देती है। चोरी छिपे बिना किसी को बताए राजेश उस महिला के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। कुछ ही दिनों बाद अनुपमा को राजेश की सच्चाई का पता चलता है। उसे यह खबर इधर उधर से मिलती है
कि राजेश जो नौकरी के लिए कोलकाता गया था, वहां उसने किसी महिला से शादी कर ली है। इस खबर से अनुपमा टूट जाती है। वह राजेश को कॉल करती है और दोनों के बीच काफी बहस और झगड़ा होता है। हालांकि राजेश अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अनुपमा को मना लेता है और उसे विश्वास दिला देता है कि जो खबर उसे मिली है वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी से कोई शादी नहीं की है। अनुपमा राजेश की बात मान लेती है, लेकिन समय बीतने के साथ राजेश अपनी पहली पत्नी अनुपमा पर ध्यान देना बंद कर देता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब राजेश वह 20 लाख रुपए देना बंद कर देता है, जो कोर्ट के फैसले के अनुसार उसे अपनी सैलरी में से अनुपमा को खर्चे के तौर पर देने थे। पैसे मिलना बंद होने के कारण अनुपमा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में अनुपमा राजेश से झगड़ा करना शुरू कर देती है और सवाल करती है कि वह उसे पैसे क्यों नहीं दे रहा है। 17 अक्टूबर 2010 को राजेश देहरादून के उसी फ्लैट में मौजूद था जहां उसकी पत्नी अनुपमा थी। उसी दिन दोनों के बीच काफी नोकझोंक और झगड़ा होता है। झगड़े के दौरान राजेश गुस्से में अपनी पत्नी अनुपमा को बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। इस थप्पड़ से अनुपमा बेड के कोने से जा टकराती है, जिससे उसके माथे पर गंभीर चोट लग जाती है। राजेश का गुस्सा अब भी शांत नहीं होता। वह बेड पर पड़े तकिए को उठाता है और अनुपमा का मुंह दबा देता है और उसी के चलते उसका दम घुटता है। अब वह यह दुनिया छोड़कर चली जाती है। यह सब करने के बाद राजेश फिलहाल सोच रहा था कि जब उसके बच्चे घर आएंगे और अपनी मां के बारे में पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा। राजेश जल्दी से अनुपमा को घसीटकर दूसरे कमरे के अटैच बाथरूम में ले जाता है। वह उसे बाथरूम के अंदर बंद करके बाहर से लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद उसके बच्चे घर आ जाते हैं। बच्चे घर आते ही अपनी मां को ढूंढने लगते हैं और पूछते हैं, मां कहाँ है? उनके पिता यानी राजेश बच्चों को जवाब देते हैं, तुम्हारी मां मायके गई हैं, मतलब नाना नानी के घर। बहुत अर्जेंट काम था इसलिए जाना पड़ा। यह सुनकर बच्चे ज्यादा गंभीर नहीं होते और अपने काम में लग जाते हैं। इधर उसी दिन राजेश मार्केट जाता है। वहां जाकर वह पहले एक बड़ा सा फ्रीजर ऑर्डर करता है। इसके साथ ही वह एक बड़ा इलेक्ट्रिक वुड कटर, कई काले पॉलीथिन और कुछ अन्य सामग्री खरीदता है जो उसके इस योजना में काम आने वाली थी। अगले दिन जब बच्चे घर से बाहर होते हैं, राजेश अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करता है। वह अपनी ही पत्नी अनुपमा के शरीर को 72 टुकड़ों में इलेक्ट्रिक वुड कटर से काटता है। फिर उन टुकड़ों को काले पॉलीथिन में डालकर बड़े फ्रीजर में रख देता है और फ्रीजर को बंद कर देता है ताकि उसमें से कोई गंध न आए और बच्चों को कुछ पता न चले। जब भी उसे मौका मिलता वह उन पॉलीथिन बैग्स को अपनी गाड़ी में रखता और जंगलों, पहाड़ियों या नालों में फेंक आता। ऐसा करते करते उसने काफी सारे बॉडी पार्ट्स को बाहर फेंक दिया। इसके बाद राजेश ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि 17 अक्टूबर को ही उसने अनुपमा को परमात्मा के पास भेज दिया था। इसके बाद वह खुद ही अनुपमा के मेल का इस्तेमाल करके उसके जानकारों और परिवारजनों को यह संदेश भेजता रहा कि अनुपमा सही सलामत है और चिंता करने की कोई बात नहीं है। राजेश चाहता था कि वह सबको तब तक गुमराह रखे जब तक कि वह अनुपमा के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने न लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वह बीच में ही पकड़ा गया। इसके बाद राजेश पुलिस को उन सभी जगहों पर लेकर जाता है जहां जहां उसने बॉडी पार्ट्स को फेंका था। पुलिस वाले काफी मेहनत करते हैं और जैसे तैसे उन बॉडी पार्ट्स को रेस्क्यू करते हैं। चूंकि राजेश ने गुनाह किया था इसलिए उसे जेल तो जाना ही था। फिलहाल उसे जेल में डाल दिया जाता है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी बाकी रहती है। अब सवाल उठता है उन बच्चों का जो इस घटना के कारण अनाथ हो गए। कोर्ट ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी कस्टडी उनके दादा दादी को सौंप दी। हालांकि राजेश के पिता यानी बच्चों के दादा इसके खिलाफ कोर्ट में अपील दर्ज करते हैं कि उन्हें बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी अपील कोर्ट द्वारा खारिज कर दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि यह मुकदमा काफी लंबा चलता है। आखिरकार 2017 में राजेश को उसके गुनाहों की सजा मिलती है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है और साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धा हत्याकांड, जिसमें आफताब आमीन ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे, इस घटना से प्रेरित था। फर्क सिर्फ इतना था कि राजेश ने 72 टुकड़े किए थे।
दोनों ने बॉडी डिस्पोज करने और उसे संभाल कर रखने का तरीका लगभग समान ही अपनाया था। खैर दोस्तों, ऐसी घटनाएं सुनाने या सुनने का मकसद यह नहीं होना चाहिए कि हम इन्हें दोहराएं, बल्कि हमें इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। बाकी दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।